ड्राफ्टिंग कमेटी का टास्क ये था कि वो जो ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का राव वाला उसको रिव्यू करें और वो फाइनल ड्राफ्ट बनाए। तो उन्होंने रिव्यू किया और 20 मेजर अमेंडमेंट्स उन्होंने किया। आज भी मैं वही कहता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलेंगे, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो रूलिंग क्लास के हित की कॉन्स्टिट्यूशन है और कोई नहीं बना सकता है। इस तरह का गोलमाल, इस तरह का ये सारा कुछ जो मसाला है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन और रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने नहीं लिखा होता तो कोई उम्मीद नहीं थी कि निचला तबका इसको एक्सेप्ट करें। वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अंबेडकर के लिए सिर्फ दरवाजे ही नहीं तो खिड़कियां भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बंद की गई है। हमने पूरा बंदोबस्त कर दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं एंटर कर सकते। जो कॉन्स्टिट्यूशन का टोन होना चाहिए कि हमने कॉलोनियल एक रेजिम से रिपब्लिकन रेजिम में ट्रांसिट किया, ये जो हमारा क्लेम था, तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो एटीट्यूड है वो उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मेरा मानना है कि वो कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होता है। मेरी सोच ऐसी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जरूर बचाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को जरूर डिफेंड करना चाहिए, बट कॉन्स्टिट्यूशन जो खामियां है जो 70 साल में हमने भुगती है उसको भी पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है। आज 26 जनवरी इंडियन रिपब्लिक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 76 वर्ष पूरे हुए और 77वें वर्ष में हमने प्रवेश किया। ऐसे मौके पर संविधान, उसके मायने, उसकी अपेक्षाएं क्या थी, इस पे चर्चा होना बेहद लाजमी। हमारे साथ आनंद तेलतुंबड़े साहब जुड़े हुए हैं और इनकी एक चर्चित किताब है जिसका नाम है दलित एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाबा साहब अम्बेडकर को कोटेड है कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका बदलकर, प्रशासन का तरीका बदलकर संविधान का रूप बदले बिना उसे बिगाड़ना मुमकिन है, पूरी तरह से मुमकिन है। किताब राष्ट्रवादी राजनीति और संविधान बनाने से लेकर उसके सबसे जरूरी प्रावधानों, मसलन छुआछूत का खत्म होना, रिप्रेजेंटेशन, शिक्षा और सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन, सेकुलरिज्म और सजा से मुक्ति की रोजमर्रा की सच्चाइयों की ओर बढ़ते हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे संवैधानिक आदर्शों ने जमुई हुई सामाजिक जो ताकत थी उसका सामना, और इस बात पर भी जोर है कि संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ऐसे संस्थानों के जरिए विकसित किया जाना चाहिए जो मनमानी वाली ताकत पर रोक लगाए, सामाजिक आदतों को बदले, न कि सिर्फ धार्मिकता का पाठ करे। छोटा सा इंट्रोडक्शन, सीधे तेलतुंबड़े साहब के पास चलते हैं और इस किताब पे चर्चा होगी। पूरी वीडियो सुनिएगा कि आखिर सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है भारतीय संविधान, इसके क्या लिमिटेशंस हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट रहा, सब पे चर्चा होगी। और बीजेपी 400 पार संविधान बदलने की, इस पे भी चर्चा होगी। स्वागत है सर। जय भीम सर। जी सर। ये जो किताब की चर्चा आप करवा रहे हैं, ये किताब का जेनेसिस ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बातें हो रही थी, मैं कह रहा था कि ये किताब की जो जेनेसिस है इस तरह है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात हो रही थी और अपोजिशन पार्टीज थी, उनकी तरफ से सेव द कॉन्स्टिट्यूशन का नारा लगाया गया था 24 इलेक्शन के पहले। तो कुछ दोस्त लोग हैं, उन्होंने चाहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन पर एक 10 किताबों की सीरीज निकाली जाए। तो उनमें से हर्ष मंदर वगैरह लोग प्रोमिनेंट थे और उन्होंने फिर मुझे कहा कि मैं भी एक किताब का कंट्रीब्यूट करूं उसको। जब उन्होंने पहले कहा तो मुझे तो मैंने एज आई एम वोंट, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हिम एंड मैंने कहा कि हाँ लिख दूंगा। और चूंकि पहली किताब थी वी द पीपल ऑफ इंडिया, हाँ, वो
इस टाइटल से एक पहली किताब लिखी गई थी, तो मुझे लगा कि मुझे लास्ट किताब लिखनी थी, तो मुझे लगा कि मैं लास्ट किताब लिख दूँ, और मैंने लास्ट किताब लिख दी। उसका टाइटल था विद द नॉन पीपल ऑफ इंडिया। वो किताब होने के बाद मैंने फिर मंदर साहब का ईमेल पढ़ा। मैंने पहले इग्नोर कर दिया था क्योंकि बातें हो गई थी टेलीफोन पे, तो मैंने सोचा ये वही लिखा होगा जो टेलीफोन में उन्होंने कहा। लेकिन जब मैंने गौर से पढ़ा तो उनको वो जो उम्मीद थी कि मैं दलित और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखूं, वो तो हमारे इसमें आ जाता है कि मैं अगर लिखूं तो दलित ही लिखूं करके। खैर, वो किताब तो मैंने कंप्लीट कर दी थी, वी द नॉन पीपल ऑफ इंडिया। और ये जो चूंकि लास्ट ईयर सब 5 किताबों का एकदम से ग्रुपिंग हुआ, तो पब्लिशर्स को जरा प्रॉब्लम पड़ा, तो उसको डेफर कर दिया है। तो अभी अर्ली 26 में वो किताब आ जाएगी, वी द नॉन पीपल ऑफ इंडिया। जी जी। ये जो किताब है दलित एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी उसी टोन में है। एक्चुअली ये कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज किताबें थी कि उम्मीद थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम काफी अपहोल्ड करें, और जो मौजूदा रेजिम है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक कर रहा है, किस तरह ये सब कर रहा है, इसको उजागर करे। ये उम्मीद थी उसके साथ पीछे में। लेकिन मेरी सोच ऐसी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जरूर बचाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को जरूर डिफेंड करना चाहिए, बट कॉन्स्टिट्यूशन जो खामियां है जो 70 साल में हमने भुगती है, उसको भी पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है। ये मानना कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्या बोलते हैं, बहुत इफेक्टिव, क्या बोलते हैं, बहुत इफेक्टिव जिस तरह से होना चाहिए। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही शानदार चीज बन गई है दुनिया में, सबके कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन है वगैरह वगैरह। ये जो बातें फैलाई गई है वो उतनी सही नहीं है। अगर इसको देखने का एक रवैया ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नया है, या क्या नया है इन रिलेशन टू व्हाट एग्जिस्टेड इन द कॉलोनियल टाइम्स। सो हम सबको पता है कि जो कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन था 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट, इसको कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलते थे क्योंकि उसमें सारा कुछ लिखा गया था। तो अगर उससे कंपेयर कर दिया जाए तो बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि आज जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी लिखी गई है उसमें से करीबन 2/3 जो आर्टिकल्स है वो सेम टू सेम है, वर्बेटिम है, या तो उसमें थोड़ा सा बदल करके लिए गए हैं। तो इसमें लोगों को ये होना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर ये जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोगों ने इसको डेनिग्रेट करने की कोशिश की और कहा कि इसमें क्या नया है, और तो आपने तो इधर उधर से लिया है, तो none other than बाबा साहब अम्बेडकर एक्चुअली डिफेंडेड सेइंग इट दैट कॉन्स्टिट्यूशन को कोई कॉपीराइट नहीं होता है, तो जहां भी दुनिया की अच्छी चीजें हैं हमने ली है उनमें से, वो तो सही है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का टोन होना चाहिए कि हमने कॉलोनियल एक रेजिम से रिपब्लिकन रेजिम में ट्रांसिट किया, ये जो हमारा क्लेम था, तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो एटीट्यूड है वो उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मेरा मानना है कि वो कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होता है, और क्यों नहीं होता है इसके पीछे हमें जाकर देखें तो हमको लगता है कि जो भी कॉलोनियल स्टेट अपैरेटस था जो ब्रिटिश छोड़ के गए हैं, उसमें कोई कुछ भी हमने बदलाव किया नहीं है। ये तो हमारी एस्पिरेशन थे फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, कि काफी अच्छी अच्छी बातें कही गई थी, जैसे कि हम जमीन का बंटवारा करेंगे, हम सबको काम देंगे, हम
नहीं, जातियों का स्पष्ट रूप से तो नहीं बोलते थे वो लोग, लेकिन हम अनटचेबिलिटी को abolish करेंगे. All kinds of such euphoric talks were being done during freedom struggle. उसका मकसद ये था कि ज्यादातर लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल होना. तो इस वजह से तो ऐसी बातें होती गई, लेकिन जब वक्त आ गया कि नई कॉन्स्टिट्यूशन या नया स्टेट को हम अगर अपॉइंट करें, तो वो स्टेट का रूप प्रारूप किस तरह हो, वो कॉलोनियल स्टेट से हटकर हो, ये तो एक मिनिमल उम्मीद हो सकती थी. लेकिन नहीं, हमने कुछ भी नहीं बदला और वही स्टेट अपैरेटस जिसके द्वारा ब्रिटिशों ने इस देश का शोषण किया, वही स्टेट का अपैरेटस लेकर हम अपने रिपब्लिकन काइंड ऑफ रेटोरिक चलाते रहे. तो ये बातों को उजागर करना बहुत महत्वपूर्ण है और पहले ही करना था, लेकिन सारे ही हमारे विद्वान लोग हैं वगैरह वगैरह, वो सारी कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते रहे और जो भी हुआ है उसमें हाँ में हम मिलाते रहे. तो इसलिए पूरा दुनिया में जो सामान्य लोग हैं, जो जनता है, उसमें भी एक भ्रम फैल गया है कि नहीं नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन. और उसमें एक बड़ी चीज ये हो गई थी कि बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाकर उस कॉन्स्टिट्यूशन से उनका नाम एसोसिएट कर दिया था. सभी जानते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद बाबा साहब अम्बेडकर एक पैन इंडियन लीडरशिप के लीडर करके उभर कर आए और पूरा निचला तबका, पहले तो ठीक है कि दलितों का तबका अपनाया, लेकिन सारे ही नीचे तबकों का ऐसी भावना हो गई थी कि ये जो बाबा साहब अम्बेडकर है, तो हमारे जो निचली जनता है, निचला तबका है, उसके क्या बोलेंगे, एक प्रोटेक्टर है, उनके हितों के प्रोटेक्टर है, मसीहा. हाँ मसीहा है. तो इस तरह का उनका भी इमेज उभर कर आया. और ये मेरे अंदाज से ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी थी कि बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों ड्राफ्टिंग कमेटी को के चेयरमैन के तौर पे लाया जाए. अगर बाबा साहब आपने लिखा भी है कि ये मास्टर स्ट्रोक गांधी कर सकते थे. हाँ, बस मैं तो सोचता हूँ कि किसी की भी ताकत नहीं थी कि वो कर सके, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर गांधी के बाद जो कांग्रेस ओलिगार्की का उभार हुआ, वहां पे 4 लोग थे, नेहरू, पटेल, प्रसाद और आजाद. ये 4 लोग हैं, वो कांग्रेस के जो ओलिगार्की समझते हैं, ग्रैनवेल ऑप्टिम वगैरह लिखते हैं, वो 4 लोग सारा कुछ करते रहे. लेकिन और बाबा साहब के ये जो बैकग्राउंड की बात मैंने की है, तो इस तरह देखा जा सकता है उसको कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने लगी थी, तो 46 में इलेक्शन जो हुए, उसमें बाबा साहब की पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी. 2 सीटें, एक यहाँ और एक वहाँ, उस तरह से. तो उन्होंने किसी भी असेंबली से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाना नामुमकिन था. वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अम्बेडकर के लिए सिर्फ दरवाजे ही नहीं तो खिड़कियां भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बंद की गई है. हमने पूरा बंदोबस्त कर दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं एंटर कर सकते. लेकिन बाद में जो कुछ भी हुआ, कुछ ज्यादा इसका ये नहीं, उन्हीं ने ये पहल की कि बाबा साहब को मनाया जाए और किसी तरह समेट किया जाए कांग्रेस के साथ. तो उसमें से पत्र व्यवहार चालू किया था. गांधी का पहले ऐसे लेटर्स है कि वो काफी एंथुजियास्टिक नहीं थे. महात्मा गांधी ने कहा वल्लभ भाई पटेल को कि मैं समझता नहीं हूँ कि ये आदमी रिलायबल है, लेकिन आपको अगर करना है तो करिए. तो वल्लभ भाई पटेल पे छोड़ दिया और ये बातें चलती रही. इस दौरान में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए, तो बाबा साहब जेसोर खुलना कॉन्स्टिट्यूएंसी जो ईस्ट बंगाल में जाती है, उसमें से चुन के आए. जोगेंद्रनाथ मंडल को क्रेडिट देना चाहिए. तो वहां से उन्होंने उनको चुन के लाया
और करीबन 1 साल तक वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जुलाई में चुन के आए और जून में 3 जून माउंटबेटन प्लान के तहत पार्टीशन का ऐलान हुआ। तो 1 साल के करीब लेस देन 1 ईयर ही रिमेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड जो उनका जो उस दौरान में काम था, जो कमिटियों में उन्होंने काम किया या अब नेहरू के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे उन्होंने जो भाष्य किया, उसको अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उसमें ये जो पैचअप बैकग्राउंड में चल रहा था वल्लभ भाई पटेल के साथ, वो हो रहा था। He was actually seeing the thing that today or tomorrow the partition was inevitable, and then if that happens and if he actually persists with his own stand, there would not be any scope in politics for him. So some kind of patch-up was required with Congress, and Congress was a monopoly on politics. So that patch-up happened, and जब 3 जून 1947 को पार्टीशन का ऐलान हुआ माउंटबेटन प्लान के तहत, बाद में by that time Congress wanted him very badly and they got him elected from Bombay constituency, Bombay Assembly constituency, right? ये बैकग्राउंड जरूरी है देखने के लिए कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने नहीं लिखा होता तो कोई उम्मीद नहीं थी कि निचला तबका इसको एक्सेप्ट करे। तो इसकी जो लॉन्जिविटी है, आज 70 साल तक जब भी अभी कॉन्स्टिट्यूंसी बात करते रहे हैं, बात आती है, या इतनी बदतर परिस्थितियों में लोग जी रहे हैं, तब भी वो कॉन्स्टिट्यूंसी पे अपना बिलीफ रखते हैं, तो उसमें काफी क्रेडिट इस बात को जाती है, इस स्ट्रैटेजी को जाती है कि बाबा साहब का नाम उस पर जुड़ा है। जब भी अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे और उनके समय में भी ये कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन की बात हुई, तो दलित सबके सामने सबसे आगे आए थे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को छुआ तो तुम्हारे हाथ तोड़ देंगे। और कहीं जगह पे इस तरह पे मीटिंग्स हुए थे उसको इसके प्रोटेस्ट में, काफी करीब हाफ ए डजन मीटिंग में मैं खुद उसमें शामिल था। तो मेरा कहना तब भी था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे नहीं, ये तो खुले ही है, बिल्कुल उनको एक्चुअली थोड़ा सा इधर उधर टिंकरिंग करना है। आज भी मैं वही कहता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलेंगे, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो रूलिंग क्लास के हित की कॉन्स्टिट्यूशन है, और कोई नहीं बना सकता है। इस तरह का गोलमाल, इस तरह का ये सारा कुछ जो मसाला है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन और रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये जो बीजेपी की बातें हैं या जो पूरा हिंदुत्व कैंप है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना इतना ही चाहेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें थोड़ा सा बदलाव लाएंगे, इधर उधर करेंगे, एंड दैट्स इट, बिकॉज दे हैव experienced it that it has worked well for ruling classes for last 70 years. तो इस परिप्रेक्ष्य में दलितों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है या क्या हुआ है, उसकी बात करना जरूरी है। तो मैंने ये किताब में कुछ बातें हैं दलितों के लिए, बाकी जो रिजर्वेशन वगैरह है, एक तो रिजर्वेशन दिए गए हैं, एक तो अनटचेबिलिटी अबॉलिश किया गया है, आर्टिकल 17 वगैरह, ये जो बड़ी मोटी बातें हैं उससे कहना चाहिए। और उसमें जो भी जोड़ दिया मैंने बाद में कि जो दलितों से बहुत इंटीमेटली कनेक्टेड नहीं है, जो सेक्युलरिज्म की बातें हैं या जो स्टेटिस्ट काइंड ऑफ रवैया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला वगैरह या स्टेट वर्सेस सिटीजन, अगर इस तरह से क्वेश्चन करें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज इन फेवर ऑफ स्टेट, तो उसको स्टेटिस्ट मानेंगे। तो इन बातों का भी दलितों से संबंध है। तो अहम मुद्दा तो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, आर्टिकल 17, कि दलितों के लिए ये एक क्रांतिकारी काइंड ऑफ आर्टिकल है, ऐसा वैसा बोला जाता है। तो उसको हम देख सकते हैं कि किस तरह ये किया गया। आपको अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रक्रिया समझाएंगे तो शायद दर्शकों के लिए ठीक रहे। जब कॉन्स्टिट्यूशन
असेंबली में जो लोग चुन के गए हैं वो लोगों के जी प्रतिनिधि ही थे, वो इनडायरेक्टली असेंबलीज में चुने गए थे। और जब फ्रेंचाइज था, जब 8 से 10 तक का लोगों को एक्चुअली वोटिंग का अधिकार था। जो ग्रैनविल ऑस्टिन जो अथॉरिटी मानी जाती है, उनका भी कहना था कि जस्ट 28% पीपल, एडल्ट पॉपुलेशन was having right to vote in 46 assembly elections। तो उन लोगों में से फिर इनडायरेक्टली चुने गए अब जो रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन लोगों ने चुन कर भेजे। अभी सवाल ये आता है कि असेंबली के असेंबली जब बनती है तो उसका जो इलेक्शन है, जो एक गवर्नेंस का इलेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लॉन्ग टर्म समथिंग लाइक ए फ्रेमवर्क बनाने का इलेक्शन है। तो दो लोगों में फर्क होता है, दो मकसद दूसरे हैं। तो उसमें से यही, अगर हमारे पास एक बॉडी है, चलो इसी में से भेज देते हैं और यही लोग कर लेंगे, ऐसा करके तो पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर पे ही सवाल उठता है। बाबा साहब आम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के खिलाफ थे। आपको मालूम होगा कि जी जी क्रिप्स मिशन आया था और बाद में कैबिनेट मिशन आया था वगैरह वगैरह। तो बाबा साहब आम्बेडकर खिलाफ थे, इसलिए खिलाफ नहीं थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कैरेक्टर इस तरह रहेगा या कुछ रहेगा। तो उनके उनके मन में ये शक था कि सारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी डोमिनेटेड बाय कास्ट हिंदू। ही ऑलवेज एक्चुअली looked at from that kind of spectacle, like caste and this and that. So that he saw that it would be dominated by caste Hindus and दलितों का कोई वहाँ पे ये नहीं रहेगा। तो ऐसा होने वाला नहीं था, बिकॉज दलितों का जो पोजीशन था, या 25% जो कुछ भी परसेंटेज है, इन लोगों को इस तरह इग्नोर किया नहीं जा सकता था एनी वे। ओके, तो वो अलग बात है। जो अनटचेबिलिटी एबॉलिश करने की बात हमने कही है, तो पहले क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद बहुत सारी कमेटियां बनी, और उसमें जैसा मैंने जिक्र किया कि बाबा साहब अम्बेडकर भी, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने फिर क्या क्या बाय सितंबर दे कॉन्स्टिट्यूटेड समथिंग लाइक दे अपॉइंटेड B.N. राव एज एडवाइजर। ओके, और उनके साथ में डॉक्टर मुखर्जी करके थे, उनको एक ड्राफ्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करके वगैरह, सेक्रेटरी एंड ड्राफ्टर करके अपॉइंट किया था। इन लोगों ने एक महीने में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया, सितंबर टू अक्टूबर। और बाद में ड्राफ्टिंग, इससे दरमियान फिर ड्राफ्टिंग कमेटी की नियुक्ति हुई, और 7 लोगों की, और उसमें बाबा साहब अम्बेडकर को चेयरमैन बनाया गया। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी का टास्क ये था कि वो जो ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का राव वाला, उसको रिव्यू करें और वो फाइनल ड्राफ्ट बनाए। तो उन्होंने रिव्यू किया और 20 मेजर अमेंडमेंट्स उन्होंने किया। जो राव के भी अगर देखा जाए, वो ये कहना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जो बाबा साहब का एस्पिरेशन था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चूंकि दलितों की मौजूदगी नहीं रहेगी, तो दलितों के हित की बात नहीं होगी, और ये सारा कुछ हमने अभी तक पाया है वो सब गंवा देंगे वगैरह वगैरह। ये जब बात आती है तो B.N. राव का जो ड्राफ्ट है उसको देखने की जरूरत है। B.N. राव के ड्राफ्ट में सारी कुछ चीजें जो ब्रिटिश टाइम से हमें मिली थी वो सारी मौजूद थी। अब उन्होंने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात स्पष्ट रूप से नहीं कही, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन होता है जिस फॉर्म में उसका ट्रांसलेशन हुआ बाद में, वो सारे फॉर्म्स वहाँ पे भी मौजूद है। और जहां तक रिजर्वेशन की बात है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, एजुकेशनल रिजर्वेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के रिजर्वेशन है, तीनों भी बातें B.N. राव के ड्राफ्ट में भी मौजूद है। तो इससे हमें थोड़ा संभल के बात करना चाहिए कि ऐसे भी वैसे होना था वो जो हुआ।
तो अनटचेबिलिटी पर आते हैं, और अनटचेबिलिटी आप देखेंगे कि शुरू से ही, जब से मीनिंग राजा राम मोहन रॉय वगैरह वगैरह, जो उस काइंड ऑफ टॉक होता है, जो सोशल रिफॉर्म की बातें होती है, तब से जो भी अपर कास्ट हिंदू रिफॉर्मर्स थे वो अनटचेबिलिटी की बातें करते रहे। लास्ट उसके अपोस्टल थे महात्मा गांधी, सबसे बड़ी हस्ती जो अनटचेबिलिटी एबॉलिश होनी चाहिए ये बातें होती। By the time Ambedkar had come onto the scene, and Ambedkar challenged that with caste annihilation of caste, तब गांधी का कहना था कि कास्ट तो ठीक है, वरना मैं वर्ण व्यवस्था में विश्वास करता हूँ और कास्ट अच्छी चीज है, ये सब कुछ, ये सब महात्मा गांधी बोल रहे थे। तो उनको अनटचेबिलिटी सिर्फ जानी चाहिए, उतना ही था। तो यही बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई। That bill was piloted by Baba Saheb Ambedkar, okay? But उनकी जो पहला वाला स्टैंड था कि caste needs to be annihilated, lock, stock and barrel, and untouchability just a part of just a manifestation of caste, ये जो उनका रवैया था उसमें एक्चुअली निगेट होता है। तो उस दौरान जो डिस्कशन हुआ, सारा यूफोरिक डिस्कशन हुआ, और महात्मा गांधी की जय करके लोगों ने उसको पास कर दिया वगैरह वगैरह, और उस पर कोई भी डिस्कशन हुआ नहीं। सिर्फ 3 लोग बोले उस दौरान, और तीनों भी बंगाली थे। पहला एक ही शेड्यूल कास्ट था उसमें, प्रमथ रंजन ठाकुर, यू नो, जो हरिश्चंद्र ठाकुर थे। दलित मूवमेंट का अगर इतिहास लिखा जाएगा तो पहला एक्चुअली मूवमेंट का इतिहास उनसे चालू होता है। तो पहले तो वो सारा ईडीएम था, वो रिलीजियस ईडीएम था। तो उन्होंने भी जब उनको दलितों को वैष्णव टेम्पल्स में वगैरह प्रवेश नहीं था, तो उन्होंने अपना एक अलग सेक्ट बनाया, मतुआ सेक्ट। तो वो मतुआ सेक्ट के प्रवर्तक थे जो हरिश्चंद्र ठाकुर, बाद में उनका सन, और उसके सन के ये लड़के थे प्रमथ रंजन ठाकुर, द फर्स्ट बैरिस्टर from Namashudra community, and as far as I know from the entire Dalit community anywhere. Okay, that man simply raised this issue that if the caste survive, I do not understand how you can abolish untouchability. Okay, और उसके साथ में कोई भी आदमी बोला नहीं है, सिर्फ 2 और बंगाली बोले, दोनों भी अपर कास्ट बंगाली थे। एक सुरेश चंद्र बैनर्जी ब्राह्मण था, और दूसरे थे DN दत्ता, वो जो आगे चलकर फिर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने में उनका बहुत हाथ रहा, वो थे शायद कायस्थ। तो दोनों भी अपर कास्ट लोगों ने, 3 लोगों ने सिर्फ बातें की और उसको खारिज किया, बट उसके रिस्पांस में भी कोई बोला नहीं और कुछ नहीं, और ये सब हो गया। अभी प्रॉब्लम ये आता है कि अनटचेबिलिटी कैसे रियली अबॉलिश हो सकती है। तो उसमें मैंने किताब में जिक्र किया है कि 70 साल के बाद, एक्चुअली 60 साल के बाद ही ये सर्वे होते रहे हैं काफी, क्या अनटचेबिलिटी या क्या एक्चुअली उसका इम्पैक्ट हुआ वगैरह, और सारे ही सर्वे आज तक ये कहते रहे हैं कि अनटचेबिलिटी में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है। अभी भी देहातों में अनटचेबिलिटी इंटैक्ट है। इवन बॉम्बे जैसे सिटी में आप भी आज के नए फिनोमेनन है कि गेटेड कम्युनिटीज बनते हैं, यू नो, जो बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बनती है, या अभी न्यू जेनर ऑफ काइंड ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, उसमें गेटेड कम्युनिटीज का कंसेप्ट आता है, और उसमें उन्हीं लोगों को एडमिशन होता है। तो ये अनटचेबिलिटी नहीं है तो क्या है? आज वो खुलेआम से बोलते हैं कि मुस्लिम लोगों को हम यहाँ पे एडमिट नहीं करेंगे। कल दलितों के बारे में नहीं बोला जा सकता खुलेआम, बट कल वो दलितों के बारे में भी बोलने वाले हैं। तो ये हालात है देश के 70 सालों के बाद अनटचेबिलिटी के। तो लोगों को तो यह बात समझने की बात है कि ये पूरा का पूरा जो माहौल है, कास्ट को एनिहिलेट कर सकते थे। अभी दलितों के मन में क्या था कि अगर हम कास्ट चली जाएगी तो हमारा रिजर्वेशन चला जाएगा। ये बहुत शैलो काइंड ऑफ थिंकिंग है। जा सकता था ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन लाया गया था
बाबा साहब ने जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह जीता और वो बाद में पुनः पैक में गंवाया, जॉइंट इलेक्टोरेट हुए और रिजर्वेशन काफी थे, मीनिंग वेर गिवन टू अस। तो बात यह आती है कि ब्रिटिशों ने जातियों पे, हिंदू जातियों पे रिजर्वेशन नहीं दिया था, उन्होंने एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी निकाली थी जिसका नाम है शेड्यूल्ड कास्ट। वो शेड्यूल 1935 एक्ट को जोड़ा गया और उन्होंने उसको उसमें इन्वेस्ट किया था। उन्होंने काफी सर्वेयर पूरे देश भर फैलाए और उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेट करके एक ही क्राइटेरिया पे, एक ही कॉन्क्रीट क्राइटेरिया पे जो इनकॉन्ट्रोवर्टिबल हो सकता है कि तुम अनटचेबल हो क्या, तो उस क्राइटेरिया पे सारी जो अनटचेबल जातियां हैं उसको इकट्ठा कर उनको एक शेड्यूल में लाया गया। तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की नियत साफ होती तो वो एक्चुअली कास्ट को भी एबॉलिश कर सकते थे, उसमें रिजर्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसका ताल्लुक जो हिंदू कास्ट थी उससे कुछ लेना देना नहीं था, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी हो गई थी। उन्होंने नहीं किया। मैंने स्टेट अपैरेटस का जिक्र पहले किया था, उसका इसमें काफी संबंध है। एक्चुअली देखा जाए तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात आई तब जो हमारे राज्यकर्ता थे उनको वो नहीं चाहते थे कि जो स्टेट अपैरेटस है उसकी इंटीग्रिटी में कोई फर्क आ जाए। तो जो प्रोसेसेस है, जो स्ट्रक्चर है, जो सारा ढांचा है वो वैसा का वैसे ही होना चाहिए। तो ब्रिटिशों ने रिलीजन एंड कास्ट ये दो बातों का बहुत अच्छी तरह से स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल किया। तो इन लोगों को भी ये जो बातें हैं उसको रखना था। किसी भी तरह रिपब्लिकन ईडीएम में बातें करते हुए, बड़ी चुपड़ी बातें करते हुए ये कास्ट को भी जिंदा रखना था और रिलीजन को भी जिंदा रखना था। तो कास्ट को तो इस तरह जिंदा रखा गया, वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करके, रिलीजन को जिंदा रखा गया, सेक्युलरिज्म को, एम्बिगुअस कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को लाकर कि रिलीजन भी रहेगा, और आज हम उसके परिणाम भुगत रहे हैं। तो ये जो अहम बातें हैं वो समझने की जरूरत है। पहले तो कॉलोनियल अपैरेटस, स्टेट का अपैरेटस, वो रिपब्लिकन रेजिम को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, या तो एक वो चालबाजी ही हो सकती है, उसको दूसरा नाम नहीं। तो ये समझने की बहुत जरूरी है एक निचले तबके को। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह, संक्षेप में बोला जाए तो फिर अनटचेबिलिटी की ये बातें हो गई। मैं रिजर्वेशन पे आऊंगा। रिजर्वेशन पे आकर क्या हुआ कि रिजर्वेशन तो वैसे भी वो लाना चाहिए था, बिकॉज अगर ये कौम अगर रिबेल करती है तो कॉन्स्टिट्यूशन भी 7 दिन भी नहीं बच सकता है। हाँ, तो इसको किसी तरह प्लेकेट करने की जरूरत है। तो सारा का सारा जो दिया गया है उसको लाया गया, उसको फॉर्मलाइज किया गया। तो रिजर्वेशन में क्या किया उन्होंने, शेड्यूल कास्ट के लिए ब्रिटिशों ने मान लिया। ब्रिटिश लोग जरूर यहाँ पे शोषण करने के लिए आए और उन्होंने उनका कोई धर्म वर्म करना, उनकी ये मॉरल बातें करने के लिए आए नहीं थे, तो उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन एक रैशनल लेवल पे वो लोग एक्चुअली साफ दिल के थे। तो उन्होंने कन्विंस हुए बाबा साहब के आर्ग्यूमेंट से कि ये जो अनटचेबल्स है, दीज आर एक्सेप्शनल पीपल, बिकॉज उनके जैसा कोई भी एक बड़ा समूह किसी भी देश में मौजूद नहीं है, तो ये एक्सेप्शनल माना जाता है और उसके लिए एक्सेप्शनल पॉलिसी की जरूरत है। और उस तौर पे उन्होंने वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिए थे 1935 एक्ट में, वो जो बाबा साहब की डिमांड थी, करेक्ट। तो बाद में क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन बनते बनते इसको फिर शेड्यूल ट्राइब को एक्सटेंड कर दिया। तो एक नया रिप्लिका ऑफ शेड्यूल तैयार किया गया विदाउट इन्वेस्टिंग एनी एफर्ट्स। यू नो, शेड्यूल कास्ट का शेड्यूल बनाने के लिए ब्रिटिशों ने काफी एफर्ट्स इन्वेस्ट किए थे, और शेड्यूल ट्राइब का शेड्यूल बनाने के लिए इन लोगों ने कुछ भी किया नहीं। उसके सिर्फ जो भी क्लेम्स थे उनको इकट्ठा कर दिए, और उसमें काफी तफावत हो गई है। शेड्यूल ट्राइब का भी उससे फायदा नहीं हुआ, पर जो भी जेन्युइन शेड्यूल ट्राइब थे उनको रिजर्वेशन मिलता ही नहीं है। जो शहरी कास्ट थी
कुछ कास्ट जिन्होंने मैनेज कर दिया कि शेड्यूल ट्राइब में घुस जाएं, हर क्षेत्र में आपको मिलेगा। मुझे बिहार की या यूपी की बात मालूम नहीं, लेकिन राजस्थान में मीना है, जैसे महाराष्ट्र में हलबा कोष्टी है, ये लोगों ने पूरा मोनोपोलाइज कर दिया। खैर, शेड्यूल ट्राइब कोई कास्ट नहीं थी, तो अनशेड्यूल ट्राइब के बारे में कोई भी ऐसे आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता है कि वो लोगों को जरूरत नहीं थी या वो भी एक्सेप्शनल नहीं थे शेड्यूल कास्ट की तरह। मैं मानता हूँ वो भी एक्सेप्शनल थे, दे वर टेरिटोरियली एक्सेप्शनल एंड वी वर कास्ट वाइज सोशली एक्सेप्शनल। तो ये बात हो सकती है। और ब्रिटिशों के टाइम पे भी उनका इंक्लिनेशन था कि शेड्यूल ट्राइब को दिया जाए, बट उसमें उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट लाया कि शेड्यूल ट्राइब का डेवलपमेंट उस तरह उस लेवल पर तक नहीं गया है जहाँ पे उनको एक पॉलिसी बनाई जा सकती है रिजर्वेशन के फ्रेमवर्क में। तो इसलिए वो उस वक्त उनको वो जो रिजर्वेशंस वगैरह थे नहीं दिए गए थे, तो शेड्यूल ट्राइब को दिए गए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। एट a policy level, it should have been that if these people also were to be included in reservation, actually वे इसी एक ही शेड्यूल में अगर करते तो अच्छा था, बिकॉज अगर आपके गोल में क्लियर है तो ये सारी बातें आपको सूझेगी, लेकिन आपके गोल्स में कुछ तफावत है या कुछ प्रॉब्लम है तो फिर ये नहीं होगा। तो उन्होंने सिर्फ पैरेलल डिटो शेड्यूल बनाया और डिटो सॉर्ट ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया। एक साथ अगर उनको डाल देते तो एक्चुअली शेड्यूल कास्ट को के शेड्यूल को जो स्टिग्मा था कि अछूत है वगैरह वगैरह, वो शेड्यूल ट्राइब लोग अछूत ना होने की वजह से स्टिग्मा कम हो जाता। हाँ, और उनका तो इंटरनली मैकेनिज्म कुड ऑलवेज बी डिवाइस दैट देयर रिजर्वेशन बोथ, ओके, बट ये नहीं किया। ये छोटी बात है। बड़ी बात ये है कि ये रिजर्वेशन आगे चलकर फिर वो सो कॉल्ड बैकवर्ड कास्ट को एक्सटेंड कर दिया, बैकवर्ड क्लासेस, और none other than Ambedkar explains that these classes are to be read as castes, okay? तो अभी this was the measure to castize the society, because caste को सिर्फ एक माइनॉरिटी तक सीमित रख के जीवित नहीं रखा जा सकता है। अगर ये प्रोलिफरेट नहीं होता है पूरे समाज में, तब तक कास्ट का जो सैलियंस है वो नहीं रहेगा। तो ये जो बात थी वो अहम बात थी कि बैकवर्ड क्लासेस को, अभी बैकवर्ड क्लासेस में एक बैकवर्ड सो कॉल्ड कोट अनकोट वर्ड आता है, ये बड़ा पेचीदा मामला है, क्योंकि ये कंट्री आज भी अगर कहा जाए तो ये कंट्री पूरे कमिटी ऑफ नेशंस में बैकवर्ड कहा जाएगा। हम कहीं भी नहीं है आज भी, notwithstanding the rhetoric of our rulers, we are nowhere in committee of nations, we don't stand anywhere। बट उस दौरान 70 साल के पहले ये कहीं भी, ये एक्चुअली गया गुजरा देश था। हमारे लोगों को शिक्षा नहीं थी, हमारे लोगों को खाना नहीं मिलता था, हमारे लोगों को कुछ भी नहीं होता। तो सारी सोसाइटी ही बैकवर्ड थी, एक गिने चुने लोग छोड़ के, मुट्ठी भर लोग छोड़ के सारे बैकवर्ड थे। तो लेकिन ये बैकवर्ड क्लासेस करके उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इन लोगों को भी उसी तरह से स्टेट का प्रोटेक्शन होना चाहिए। और इसमें सारा कुछ पॉलिटिक्स आता है और कास्टाइजेशन ऑफ सोसाइटी। वो तो कर तो दिया, लेकिन उनके फिर कुछ हुआ नहीं। फिर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बने, काका कालेलकर कमीशन, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए, नेहरू ने उस टाइम आई थिंक इंदिरा गांधी आई थी, तो नेहरू ने भी नहीं किया। उनका जो कास्ट सेंसस की बातें आज होती है, कास्ट सेंसस करना था वो नहीं हुई, तब भी नहीं हुआ, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, और ये चलता रहा। तो ऐसी ये जो रिजर्वेशन का प्रोविजन बना के फिर उन्होंने कास्टाइजेशन इसलिए किया, इस तरह किया कि ऐसी कौन सी कौम है जो कि इंडिया में क्लेम नहीं कर सकती है कि वो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं है, जो कि उन्होंने क्राइटेरिया किया। So as a matter of fact, any caste, and that is what precisely happened, every caste started claiming that it is backward. So तब तक उन्होंने वो नहीं कहा जब तक उनको उसका हीट मालूम नहीं हुई। लेकिन जब 90s में न्यूलिबरल पॉलिसीज आ गई है और सारे जो रूरल डोमिनेंट कास्ट थी
उन लोगों को भी इसकी सॉर्ट ऑफ गर्मी महसूस हुई कि हमारे भी जो ट्रेडिशनल प्रिविलेजेस थे वो जाती रही है, हमको हमारा भी स्थान हमें भी डिप्राइव किया जा रहा है। ये जो एहसास होने लगा तब ये बातें सामने आ गई। ओके, तो ये सारी बातें होती रही है। फॉर दलितों के नाम देकर जो भी पॉलिसीज कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए, ये सारा कुछ बात कास्ट को जिंदा रखने के लिए था और कास्ट सोसाइटी को कास्टाइज करने के लिए था। ये बात जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। और 25 नवंबर को जो भाषण था बाबा साहब का, उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, लागू करने वाले लोग कैसे हैं, उनकी प्रकृति कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। नैतिकता की बात भी उन्होंने की थी कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के बाद, बार बार कई भाषणों में भी आजादी के बाद भी। बहुत नई जानकारी मिली है दोस्तों, पूरा वीडियो देखें और शेयर सब्सक्राइब करते रहें। शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू जी।